जय हिंद। आप लोगों ने चांद पर आधारित बहुत से गाने सुने होंगे, जैसे चांद सिफारिश जो करती हमारी, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। पर कुछ ऐसे भी गाने हैं जिसको हम चांद की सतह पर जाकर गाएं तो लॉजिकली गलत होगा। जैसे चलने लगी है हवाएं, सागर भी लहराए। ये गाना अगर हम चांद की सतह पर जाकर के गाएं तो वहां पे इसको गाना लॉजिकली गलत है। ऐसा क्यों? क्योंकि चांद की सतह पर वायुमंडल ही नहीं है, तो जब वायुमंडल नहीं रहेगा, हवा ही नहीं रहेगा, तो चलेगा कैसे? तो यहां सवाल यह आता है कि आखिर क्यों चांद की सतह पर कोई भी वायुमंडल नहीं है, जबकि हमारे पृथ्वी पर एक सघन वायुमंडल है जिसमें बहुत सारी गैसें मौजूद रहती हैं। उसी में से ऑक्सीजन गैस जो है उसका उपयोग हम अपने श्वसन के लिए करते हैं। तो यहां आखिर ऐसा क्या होता है जिसके कारण चांद के पास वायुमंडल नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी मिलते रहे। तो चलो समझते हैं आखिर क्यों चांद की सतह पर वायुमंडल नहीं। तो इसको समझने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट पर जाना होगा जो है पलायन वेग। अब ये पलायन वेग क्या है? वेग के बारे में तो आप लोग सुने होंगे। कोई भी वस्तु जो है एकांक समय में जितना विस्थापन करता है या जितना दूरी तय करता है उसे हम उसका वेग कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ले ले कि कोई गाड़ी जो है वो 1 सेकंड में 5 मीटर दूरी चला जाता है, तो हम कहेंगे कि उस गाड़ी का जो वेग है वो 5 मीटर पर सेकंड है। तो यहां वेग तो ठीक है, समझ आ रहा है, लेकिन पलायन वेग का क्या मतलब है? तो इसको समझते हैं। देखिए, कभी ना कभी आपने ये अनुभव किया होगा, ऐसा आपके साथ हुआ होगा कि आप अगर कोई पत्थर लें और उस पत्थर को ऊपर की ओर एक बल लगा करके फेंके, तो आपके द्वारा लगाए गए बल के कारण वो पत्थर ऊपर की ओर जाएगा एक निश्चित वेग से, लेकिन कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद वो पत्थर पुनः नीचे गिर जाएगा। ऐसा क्यों होता है? जो पत्थर होता है वो नीचे क्यों गिरता है, ऊपर ही क्यों नहीं रुकता? तो इसका आंसर हमारे न्यूटन भैया ने दे दिया है कि पृथ्वी के पास एक ऐसा बल होता है जो किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचने में उसको मदद करती है। उस बल को हम पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अर्थात जब पत्थर को ऊपर फेंका जाता है तो पृथ्वी उस पत्थर पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है और वो पत्थर नीचे आ जाती है। अब यदि हम उसी पत्थर को पहले की तुलना में ज्यादा बल लगा करके ऊपर फेंके तो क्या होगा? तो इस बार पत्थर को ज्यादा वेग मिलेगा जिसके कारण पत्थर ज्यादा ऊंचाई तक जाएगा, लेकिन अंततः वह फिर से पृथ्वी पर नीचे गिरेगा। ऐसा क्यों नहीं होता कि जो पत्थर है या कोई भी जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम फेंकते हैं ऊपर, वो सीधे पृथ्वी के क्षेत्र को छोड़ करके चला जाए अंतरिक्ष में? पृथ्वी को छोड़कर सीधा अंतरिक्ष में क्यों नहीं जाता? तो इसको चलो ऐसे समझते हैं। मान लो ये एक जो गोला है वो हमारा पृथ्वी है, तो पृथ्वी के चारों ओर एक ऐसा काल्पनिक क्षेत्र होता है जहां तक पृथ्वी जो है वो किसी दूसरे पदार्थ पर या किसी दूसरे पिंड पर अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगा सकती है। इस काल्पनिक क्षेत्र को हम पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। अर्थात यदि कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में इस क्षेत्र में मौजूद रहे तो पृथ्वी उस पिंड पर अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी और उसको अपनी ओर खींच लेगी। जैसे मान लो यहां पे एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, एक पिंड ले लेते हैं ए, जो कि पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में है। तो पृथ्वी इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी और यह धड़ाम से फिर नीचे गिर जाएगी। लेकिन क्या हो अगर कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर हो? जैसे मान लो यहां पे एक पिंड ले लेते हैं, पिंड बी। पिंड का मतलब ऐसा कोई भी पदार्थ जिसमें द्रव्यमान हो। तो यहां पे एक पिंड हमने ले लिया, पिंड बी, ये पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर है।
तो ऐसे कंडीशन में पृथ्वी जो है इस पिंड बी पर अपना गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगा पाती, फलस्वरूप यह पिंड पृथ्वी पर नहीं गिरती है। अब होता क्या है, जब हम किसी पत्थर को ऊपर की ओर बल लगा करके ऐसे बल लगा करके ऊपर की ओर फेंकते हैं तो यह एक निश्चित वेग से ऊपर जाता है, लेकिन पृथ्वी उसके ऊपर जाने का विरोध करती है। वो कहती है कि मेरे पास आओ, उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा के अपने ओर खींचती है, जिससे उसका वेग जो होता है वो निरंतर कम होने लगता है और एक समय ऐसा आता है कि उसका वेग 0 हो जाता है। फिर वस्तु पुनः पृथ्वी पर वापस गिरने लगती है। अगर हम ज्यादा बल लगाएं तो वस्तु को या पिंड को प्रारंभ में ज्यादा वेग मिलेगा, जिससे वो ज्यादा ऊंचाई तक जाएगा। लेकिन अगर जब तक वो पिंड पृथ्वी के इस गुरुत्वीय क्षेत्र को बाहर नहीं जाता, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार नहीं कर लेता, तब तक वो पिंड वापस पृथ्वी पर गिरेगा ही गिरेगा। अब सोचो यदि क्या हो कि हम किसी पिंड को इतना बल लगा के फेंक दें कि वो सीधे चला जाए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर। मान लो सतह से किसी पिंड को इतना बल लगा के फेंक दे कि वो चला जाए पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर, तो अब के कंडीशन में पृथ्वी इस पिंड पर अपना गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगा पाएगी, फलस्वरूप यह पिंड सीधे अंतरिक्ष में चला जाएगा। तो यहां पे यह ध्यान देना है कि आखिर हम कितना वेग लगा करके किसी पिंड को आगे भेजें या पृथ्वी के सतह से ऊपर फेंकें, कितने वेग से कि वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर सके। तो उस न्यूनतम वेग को जिससे किसी पिंड को पृथ्वी के सतह से अगर ऊपर की ओर फेंके तो वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए और वापस पृथ्वी पर ना लौटे, उसे ही हम कहते हैं पलायन वेग। अर्थात पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी वस्तु को या किसी पिंड को पृथ्वी सतह से ऊपर की ओर फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाते हैं और वापस पृथ्वी पर नहीं लौटती। तो आई होप आप लोगों को अब पलायन वेग समझ आ चुका होगा। अब ये पलायन वेग जो है एक भौतिक राशि है, तो इसका कोई ना कोई व्यंजक होगा, कोई ना कोई सूत्र भी होगा। तो चलो जानते हैं पलायन वेग का सूत्र क्या है। सबसे पहले पलायन वेग जो है इसे इंग्लिश में कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी, इसलिए इसके इंग्लिश नाम के हिसाब से इसे VE से दर्शाते हैं, V बड़ा सा और स्मॉल में E, इसका मतलब होगा एस्केप वेलोसिटी। और किसी भी ग्रह या उपग्रह के लिए इसका जो मान होता है एस्केप वेलोसिटी का, वो बराबर होता है √2gm/r के। किसके बराबर होता है? तो VE इज इक्वल √2gm/r के। अब यहां पे आप सोचेंगे कि ये G क्या है, M क्या है, R क्या है। तो चलो जानते हैं कि G, M और R क्या है। तो यहां G जो है एक नियतांक है जिसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और इसका जो मान होता है वो बराबर होता है 6.67 गुणित 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर के। तो सीधी सी बात, ये एक नियतांक है। नियतांक किसको कहते हैं? तो ऐसे राशि जिसका मान नियत रहता है, फिक्स रहता है, कभी बदलता नहीं है, उसे ही हम कहते हैं नियतांक। तो G तो हो गया नियतांक, ये फिक्स है, कभी बदलेगा नहीं। अब जानते हैं M और R क्या है। तो M यहां पे है जिस ग्रह या उपग्रह पर हमें पलायन वेग का मान पता करना है, उसकी
द्रव्यमान, ग्रह या उपग्रह का द्रव्यमान है m। फिर r क्या है? तो r जो है वो ग्रह या उपग्रह जहां पे हमें पलायन वेग का मान पता करना है उसका त्रिज्या, ग्रह उपग्रह का त्रिज्या की त्रिज्या। तो इतना समझ आप लोगों को आ गया होगा। किसे कहेंगे पलायन वेग? पलायन वेग का व्यंजक क्या होता है? v इज इक्वल √2gm अपॉन r, जहां g, m और r के मान क्या क्या होते हैं। अब देखिए, इस सूत्र को देखने से हमें, मान लेते हैं इस सूत्र को समीकरण 1 दे दे, तो इस सूत्र से हमें एक चीज समझ में आ रहा है कि ve पलायन वेग का जो मान होता है वो किसी भी ग्रह के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब किसी भी ग्रह का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उसके लिए पलायन वेग का मान उतना ही ज्यादा होगा। अर्थात जो बड़े ग्रह होंगे उनका द्रव्यमान ज्यादा होगा तो वहां पे पलायन वेग का मान भी ज्यादा होगा। जो छोटे ग्रह होंगे या उपग्रह होंगे उनका द्रव्यमान कम होगा तो वहां पे पलायन वेग का मान भी कम होगा। मतलब यहां पे यह समझ में आता है कि सभी ग्रहों या उपग्रहों पर पलायन वेग एक समान नहीं होता है। अलग अलग ग्रहों या उपग्रहों पर पलायन वेग का मान अलग अलग होता है। तो जब इस सूत्र की मदद से कुछ ग्रहों या उपग्रहों का जब पलायन वेग ज्ञात किया गया तो यह पता चला कि पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का जो मान होता है वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब यदि पृथ्वी सतह पर किसी पदार्थ को या किसी पिंड को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड का वेग देकर अगर हम फेंके तो वो चला जाएगा कहां? अंतरिक्ष में, वापस नहीं लौटेगा। और यदि इससे कम वेग पर फेंकेंगे तो वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार नहीं कर पाएगा, फलस्वरूप वापस लौट जाएगा। समझ आया? ठीक। फिर जो चंद्रमा है, पृथ्वी का ही एक उपग्रह है चंद्रमा, जो कि पृथ्वी से बहुत छोटा है। अब छोटा है तो उसका द्रव्यमान भी कम होगा, और द्रव्यमान कम होगा तो देख सकते हैं सूत्र की मदद से उस पर पलायन वेग का मान भी कम होगा। तो चंद्रमा पर जब पलायन वेग का मान ज्ञात किया गया तो देखा गया कि वहां पे पलायन वेग का मान 2.43 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, बहुत कम पृथ्वी की तुलना में। कितना? 2.43 किलोमीटर पर सेकेंड। फिर इसी सूत्र की मदद से जब बृहस्पति ग्रह, जो कि बहुत बड़ा ग्रह है, हमारे पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, वहां पे जब पलायन वेग का मान ज्ञात किया गया तो ज्ञात हुआ कि वहां पे पलायन वेग का मान 60 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, बहुत ही ज्यादा, पृथ्वी के तुलना में लगभग 6 गुना। तो चंद्रमा से तो बहुत ज्यादा है। ठीक। तो ये याद रखेंगे कि पृथ्वी पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर होता है, चंद्रमा पर 2.43 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, और बृहस्पति ग्रह पर 60 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अब आप लोगों को पलायन वेग समझ में आ चुका होगा। तो अब जानते हैं कि आखिर क्यों चंद्रमा पर जो वायुमंडल है वो नहीं पाया जाता। तो देखिए, इधर ध्यान देंगे। होता क्या है कि जो गैस के अणु होते हैं उनका भी अपना कोई ना कोई वेग होता है। गैस के अणु स्थायी नहीं रहते, वो इधर उधर गति करते रहते हैं, मतलब उनमें भी वेग होता है। और उनका जो वेग होता है, अगर ताप को बढ़ा दिया जाए तो ताप के बढ़ने से गैसों की अणु की ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे उनका वेग भी बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम लोग मीडियम टेम्परेचर पे, जो सामान्य ताप होता है हमारे आसपास का, वहां पे जो गैसों के अणु की ताप होते हैं उसको देखें तो उसको कहते हैं माध्य तापीय वेग। गैसों के अणुओं के लिए माध्य तापीय वेग।
अब यदि इन गैसों के अणुओं का माध्यतापी वेग का मान किसी ग्रह या उपग्रह के पलायन वेग से ज्यादा हो तो क्या वो गैस के अणु उस ग्रह पर रुक पाएंगे? नहीं, वो कहां चले जाएंगे? उसके गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर, क्योंकि पलायन वेग से ज्यादा है गैस के अणु की गति, तो इस कारण वो गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएंगे। फलस्वरूप ऐसे ग्रह और उपग्रह के पास अपना वायुमंडल नहीं होगा। तो अब लगभग आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि चंद्रमा के पास जो वायुमंडल है क्यों नहीं है। क्योंकि उसका जो पलायन वेग है बहुत कम है और गैसों के अणु की जो गति होती है इस पलायन वेग से अधिक होती है। इस कारण वो चंद्रमा के सतह को छोड़ करके चंद्रमा के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाते हैं। फलस्वरूप चंद्रमा के पास कोई भी वायुमंडल नहीं होता है। लेकिन पृथ्वी का द्रव्यमान ज्यादा होने के कारण उसका जो पलायन वेग का मान है वो भी ज्यादा होता है। फलस्वरूप जो गैस के अणु होते हैं वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर नहीं जा पाते। इसी कारण पृथ्वी के चारों ओर एक सघन वायुमंडल पाया जाता है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बृहस्पति ग्रह पर वायुमंडल होता होगा कि नहीं। तो बृहस्पति ग्रह का जो पलायन वेग है वो तो पृथ्वी से भी ज्यादा है। इसका मतलब बृहस्पति पर और अधिक सघन वायुमंडल पाया जाएगा। तो जो बृहस्पति है वहां पे बहुत ज्यादा केवल गैस ही पाए जाते हैं, वहां वायुमंडल बहुत ज्यादा है। तो यहां पे अब आप लोगों को पता चल गया कि चंद्रमा पे आखिर क्यों वायुमंडल नहीं पाया जाता है। देखिए होता क्या है, गैस के अणु जो होते हैं वो जब पृथ्वी के पास आते हैं, अब पृथ्वी से बोलते हैं कि हमें जाना है, जाने दो, जाने दो ना। तो पृथ्वी क्या कहता है उसको? जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। क्यों जाने नहीं देता? क्योंकि पृथ्वी का जो पलायन वेग है गैसों के माध्यतापी वेग से ज्यादा होता है। अब वही गैस जब चंद्रमा के पास आता है, किसके पास? चंद्रमा, चांद के पास, फिर से चंद्रमा को बोलता है जाने दो ना। तो चंद्रमा क्या बोलेगा? चंद्रमा तो बोलेगा जाना है, जाओ, मैं क्या कर सकता हूं? जाने वाले, बस यही बोल सकता हूं, जाने वाले ओ जाने वाले, किया तुझे हमने खुदा के हवाले। तो इस कारण चंद्रमा के पास कोई भी वायुमंडल नहीं होता है, जबकि पृथ्वी के पास एक सघन वायुमंडल होती है। तो आज का क्लास यही तक, बाकी आगे देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।